नमस्कार, मैं आखड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज सेकंड डे, जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। बिकवाली रही आज मिड कैप में इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में। हालांकि कुछ चीज़ें बेटर भी थी, जैसे रियल्टी आज अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। आज ब्रॉडर मार्केट्स में पीएसयू में प्रेशर था, तो आपको जो पीएसयू थीम्ड सेक्टर है, मिसाल तौर पे एनर्जी, मिसाल तौर पे बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, मिसाल तौर पे मेटल, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। हेल्थ केयर, एफएमसीजी यहाँ पे खरीदारी थी, रियल्टी में खरीदारी थी, बारिंग फ्यू स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा मूव था। बहुत सारे अच्छे नाम, बहुत सारी अर्निंग्स का इम्पैक्ट, जैसे ब्रिटानिया अच्छे नंबर आए, 7-8% चला। कोटक बढ़िया नंबर्स आया, अपग्रेड्स हुआ, उसके बाद 7-8% चला। गोदरेज प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का एक नोट आया, प्लस एनालिस्ट कॉल थी, 10% तक की तेज़ी वहाँ आई। ख़राब नंबर टाइटन, तो उस पर एक रिएक्शन वहाँ देखने को मिला। हालांकि नंबर उतने ख़राब नहीं थे, बट एंटिसिपेटेड बहुत ज़्यादा थे। सो वहाँ पे बिकवाली रही 8-9% के आसपास की। बाकी ओएमसीज प्रेशर में थे, कोल इंडिया प्रेशर में था, पूरा पीएसयू बास्केट आज प्रेशर में था। आरईसी, पीएफसी, वो आरबीआई के नॉर्म्स में बदलाव प्रोविजनिंग के, उसका एक इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिला। बाकी इन टोटल मिड कैप में करीब 250-300 अंकों के आसपास ये गिरावट थी। स्मॉल कैप में 1%, 1.5% के आसपास का फॉल था। सो मार्केट थोड़ा स्केप्टिकल है इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली। अदानी समूह में आज प्रेशर है, तो वो एक वजह आप मान के चल सकते हो कि थोड़ी बहुत दबाव बाजार में रहा। लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस टाइटन निफ्टी के टॉप लूजर के तौर पे शुमार हुए। 7% के आसपास का फॉल टाइटन में देखने को मिला। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक चल ही रहा है, जहाँ जहाँ न्यूज़ फ्लोज हैं वहाँ पे रिएक्शन है, जहाँ नहीं है वहाँ प्रेशर है। SW सोलार अच्छी खबर के बीच में सर्किट लगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज नया ऑल टाइम हाई काट गया। आज आईटी में बाइंग थी, तो टीसीएस करीब 2.5-3% के आसपास तेज़ी वहाँ थी। पूरा आईटी आज खरीदारी में था, 1% की तेज़ी वहाँ देखने को मिली। हालांकि लार्ज कैप ज़्यादा कंफर्टेबल था, लार्ज कैप में ज़्यादा बाइंग थी। इसके अलावा पीएसयू बैंक आज 4.25% टूट कर बंद हुए। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी। एडवांस क्लाइन में 600-650 शेयर तेज़ी में थे। 1700 शेयर करीब ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर प्रेशर था, और देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसे मार्केट कामकाज करता है। लेकिन अर्निंग सीजन पीक पर है। 7-7, 8-8 एफ&ओ कंपनियों के अर्निंग आ रहे हैं रोज़ बरोज़। तो आज तो मेजरली अर्निंग्स का इम्पैक्ट आप मान लीजिए, और बाकी पीएसयू की जो बिकवाली थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। सो ये 2-3 बड़े की हाईलाइट्स थे। लेकिन अदरवाइज मार्केट में सच कोई अभी डर नहीं है। कुछ जानकार मान रहे हैं कि आप निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हो, कुछ जानकार मान रहे हैं निफ्टी बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल है, उस पर आप लॉन्ग रहिए। सो दो पार्ट है चीज़ें, लेकिन अभी भी जो अंडरलाइंग है वो तेज़ी ही बोल रहे हैं, और थोड़ा स्केप्टिकल या थोड़ी तेज़ी के बाद बीच बीच में ऊपर प्रॉफिट निकाल लेने में कोई बुराई नहीं है। यही एडवाइस ज़्यादातर सभी जानकार दे रहे हैं। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है, हेलो सर, होल्डिंग SW सोलार एट 517, अशोक फॉर लेलैंड, अशोक लेलैंड, ओके, होल्ड और प्रॉफिट बुक। ठाकुर साहब देखो, SW सोलार में तो आप बने रहो, इसमें कुछ बड़े ऑर्डर की खबर है, और बड़ा मतलब एक्चुअल बड़ा ऑर्डर आने की खबर है। उसको मार्केट डिस्काउंट करके पहले से सर्किट पे सर्किट चल रहा है इसमें। होल्ड कर सकते हो आप। आपके पास कहीं 500 रुपये की खरीदारी है, 1000 रुपये के आसपास आए तो आप थोड़ा सा एटलीस्ट निकाल लेना, कैपिटल निकाल लेना, बाकी शेयरों में बने रहना। अच्छे नंबर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिए थे। एनालिस्ट कॉल बहुत स्ट्रांग थी। वो एनालिस्ट कॉल के बाद से ही शेयर में उस दिन तो गोता लगा दिया था 8-10% का, लेकिन उसके बाद से लगातार चल ही रहा है। सो अभी तो आप बने रहो। लाइक वो अशोक लेलैंड में थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट लेते चलना, कोई हार्म नहीं है। SW सोलर इज फिर भी कंपेरेटिवली। Hello Samit your view on Coforge and Asian Paints, can I add at CMP? शेख साहब, कोफोर्ज के केस में तो अभी वेट करो, क्योंकि बहुत चला हुआ शेयर है। दो इन्होंने जो नई कंपनी वो खरीदी है, अभी उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, 1560 रुपये में या 1460 रुपये में एक्विजिशन किया है। वो कंपनी के लिए काम करेगा, लेकिन अभी नहीं, 1-2 क्वार्टर रुक कर। सो अभी के लिए आपको शायद नीचे और मौके मिलेंगे कोफोर्ज में। लेकिन दूसरा वाला अशोक एशियन पेंट के केस में इट्स कंफर्टेबल, नीचे कहीं मिल जाए तो और अच्छा है। लेकिन वो 2700-2800 की जोन जो भी नीचे छूकर आया है, 2900-3000 वापस पहुंचा है। सो एशियन पेंट इज़ कंपेरेटिवली बेटर, एंड पीडीलाइट ऑब्वियसली। अगर कहीं कल नंबर ख़राब आ जाते पीडीलाइट के, या अनुमान से नीचे आते हैं, आपको मौका मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। बट एशियन पेंट्स एंड पीडीलाइट्स आर प्रिटी कंफर्टेबल। वो क्यू ऑन क्यू नंबर थोड़े वीक हो सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑलरेडी चला इस ड्यूरेशन में, और क्रूड का चलना इनके मार्जिन को हिट कर देता है आमतौर पर। सो वो एक वजह रह सकती है।
बट अदरवाइज एशियन पेंट एंड पीडीलाइट में बहुत ज़्यादा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है कंपेरेटिवली कोफोर्ज के। ओके, हाउ मेनी स्टॉक्स वी कैन कीप इन 2 लाख पोर्टफोलियो? अंकित जी देखो, 2 लाख में एक भी ले सकते हो, 2 लाख में 2 लाख भी ले सकते हो, मतलब 2 लाख तो है ही नहीं, मतलब 2,000 भी ले सकते हो। वो आपका चॉइस है जितना आप मैनेज कर पाओ, बट आप एक क्वालिटी पे फोकस करके थ्रस्ट डालो वो भी गलत है, क्योंकि सारे आपका निवेश एक ही पे आ गया। लेकिन आप बहुत सारों पे जा रहे हो तो इसका मतलब आपका जो गोल है वो कभी क्लियर ही नहीं है कि आपको लेना क्या है। सो फाइंड आउट गुड स्टॉक्स, होल्ड देम, रीजनेबल प्रॉफिट मिले, थोड़ा कैप निकाल लो अगर आप मीडियम टर्म के या नियर टर्म के इन्वेस्टर हो तो, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ले रखा है तो आराम से आप लीजिए। कल परसों में किसी ने एक सवाल भी पूछा था कि उनका एक पोर्टफोलियो का शेयर है जो 10% उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा रखता है और वो भागा जा रहा है तो उसको ले कैसे? तो अगर वो भागा जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए ना, कुछ और ले लीजिए उस क्वालिटी का। ऐसा तो है नहीं कि टीसीएस अगर भागा जा रहा है तो उसकी क्वालिटी के उस एट पार क्वालिटी का कोई स्टॉक नहीं बचा। सामने इन्फोसिस खड़ा है जो नहीं भाग रहा है, सामने एचडीएफसी बैंक भी खड़ा है जो नहीं भाग रहा है। सो आप उनको ऑप्ट कर सकते हो विद टाइम, वरना आपको लग रहा है कि वो भाग गया तो मैं निफ्टी आईटी ईटीएफ ले लीजिए, वो कहाँ भागा जा रहा है, वो तो वहीं का वहीं खड़े हैं। सो ऐसे करके आप काम कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। और रही बात कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर हों, तो सर जितने आप मैनेज कर पाओ वो सबसे अच्छा बेंचमार्क होता है, कि जितने आप संभाल पाओ उतने आपके लिए ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो तो आप किसी भी तरफ का कोई भी डैमेज होगा आपके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट आएगा। आप अंडर एक्सपोज्ड हो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। सो 2-3 जहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा बज़ हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज हो, बहुत ज़्यादा खबरें हो या बहुत ज़्यादा चहलकदमी हो, उनसे दूर रहना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा ना हो उनमें निवेश करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। रिस्पेक्टेड सर, अगर इलेक्शन का रिजल्ट गवर्नमेंट का अपोजिट आ जाता है तो मार्केट का क्या होगा? 20% तक टूट सकता है और क्या 50% कैश में बैठ जाना चाहिए? विकास जी देखो, कोई भी मार्केट का इम्पैक्ट, मतलब इलेक्शन का या किसी भी जियोपॉलिटिकल इशू का इम्पैक्ट मेजरली आता है ट्रेडर्स पे या बीटीएसटी प्लेयर्स पर। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तो मौके ही खोल देगा वो। अब रही बात आपके कैश के सवाल की, तो अगर आपको मान लीजिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत रीजनेबल गेन आ चुका है, 50% के आसपास मिड कैप चला है, 70% के आसपास स्मॉल कैप चला है। सो आपके स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं 70%, 50%, 65% गेन्स होंगे। वो गेन बढ़ते हुए किसी को बुरे नहीं लगते, आपको या किसी को भी नहीं लगते। हरा निशान दुनिया में सबको अच्छा लगता है, लाल इज़ अ साइन ऑफ डेंजर किसी को नहीं अच्छा लगता, बट वो लाल है ये आज। लेकिन अदरवाइज़ ऐसे समझ के चलिए कि अगर बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो रहेगा और आप उसमें से कभी निकलोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं उसे बढ़ता देखने का। सो वन फाइन डे जहां आपको वहाँ मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे अच्छे गेंस हैं, 50% प्लस गेंस हैं, तो आप ऑलरेडी अपना कैपिटल निकाल चुके हो, मतलब कैपिटल बराबर पैसा बन चुका है आपका, तो कैपिटल तो निकाल ही लीजिए और जो फ्री के शेयर उनको रख लीजिए। अगर मान लीजिए चुनाव का नतीजा अनुमान के मुताबिक नहीं आता, सरकार कोई भी, अब मेरा पॉलिटिकल नॉलेज ज़ीरो है, सो सरकार किसी की भी आए लेकिन अनुमान के मुताबिक नहीं आता, जो भी बाजार अनुमान लगा रहा है, तो बाजार एक करेक्शन देगा। वो करेक्शन 20% का होगा, 10% का होगा, वो नियर टर्म होगा, जो भी होगा। 20% तो बहुत बड़ा नंबर आप बोल रहे हो, लेकिन मान लो अगर एक बड़ा रीजनेबल करेक्शन होता है तो आपके पास पैसा रहेगा। और मान लीजिए अगर वो सरकार के या बाजार के अनुमान के मुताबिक ही आ जाता है तो आपके पास जो फ्री के शेयर रखे हैं वो अप्रिशिएट हो जाएंगे, और जो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा पॉकेट तो नहीं बढ़ेगा, कुछ लोगों ने तो ये भी बेट कर रखा है ना कि दूसरी पक्ष जीतना चाहिए, और जिन्होंने वो बेट कर रखा है वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे या उनकी पोजीशनें उन स्टॉक्स में कवर होगी। सो उस हिसाब से आप वहाँ पोजीशन ले सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आपके पास दोनों ही मौके रहेंगे, बट नियर टर्म में आप ये मानो कि चरण बाय चरण जैसे जैसे चुनाव के नतीजे, ये चुनाव होते रहेंगे, चरण बाय चरण आपको न्यूज़ फ्लोज ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, न्यूज़ फ्लोज का बढ़ता पीक होता चला जाएगा जैसे जैसे आप इलेक्शन की डेट्स की तरफ जा रहे हैं, और वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगा। सो हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना मुश्किल होता है, या ट्रेडर्स की जैकपॉट भी होती है। कुछ लोग वॉलेटिलिटी जानते हैं खेलना, तो उनके लिए ठीक है, जो ब्रूटल होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं होता, तो उतने इनके लिए आप अगर एक महीना आपकी पूरी जर्नी में से निकल भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला। आपको दाम अच्छा दिखे आपके पोर्टफोलियो में तो आप एंटर कर जाओ, सीधा सा रूल है। वो आप अर्निंग्स के बीच में आए या किसी और के, एचडीएफसी बैंक, या चलो एचडीएफसी बैंक तो बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ मैं, से बजाज ऑटो, से अल्ट्राटेक, तो अगर कभी किसी फाइन डे, किसी इलेक्शन आउटकम की वजह से नीचे आ भी जाते हैं तो धंधे चल ही रहे हैं उनके, प्लस माइनस ही होंगे थोड़े बहुत, लेकिन धंधे चलेंगे। सो उनका इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो, इस तरह से आप कॉल लेना इसमें।
ओके सर, प्लीज़ शेयर योर व्यू ऑन हीरो मोटोकॉर्प। और अभी तो नंबर आने दीजिए शंतनु जी। वैसे अगले 3 महीने के कोई भी होराइजन अगर आप पूछ रहे हो तो अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना। कोई क्वार्टरली अर्निंग है तो एक क्वार्टर की अर्निंग तो उसके बाद ही डिसाइड करेगी कैसे अर्निंग आए, कैसा कुछ है। वैसे एक बात और बता दूं कि मानसून से पहले आम तौर पे बहुत ज़्यादा टू व्हीलर की एक्टिविटी इंप्रूव होती नहीं है, क्योंकि इनकी 2 ही टाइम पर होती है, मानसून के बाद। क्यों? क्योंकि मानसून में भी इतनी सेल नहीं आती, लेकिन उसके बाद आती है कि मानसून अगर अच्छा रहता है तो रूरल इनकम इंप्रूव होती है, और रूरल इनकम इंप्रूव होती है तो इन लोगों के लिए सेल्स अच्छी होती है, टू व्हीलर कंपनियों के लिए। सो ज़्यादा बेटर वो दिवाली वाला क्वार्टर रहता है, ये वाला क्वार्टर नहीं। तो यहाँ ऑलरेडी शेयर अपमूव में है। अब आप अर्निंग को खेलो तो बात अलग है, अर्निंग अच्छा आने की उम्मीद है। अगर वो अच्छा आ जाता है तो आप देख लेना अकॉर्डिंगली। ओके सर, प्लीज सजेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एसआईपी इन रिलायंस, टाटा मोटर, यूनाइटेड स्पिरिट्स। ठाकुर साहब देखो, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल टाइम हाई पर है। इस स्टॉक की पैरवी मैं 740-760 रुपये से कर रहा हूँ। बहुत कुछ सुन भी लिया है इसी प्लेटफॉर्म पे इसको लेकर, लेकिन फिर भी यही बोलूँगा कि स्टॉक अच्छा है, बट बहुत महंगा हो रहा है स्लोली एंड स्टेडली। सो इस अर्निंग के बाद मुझे लगता है स्टॉक में एक डिप आना चाहिए। अब उस डिप का इस्तेमाल आप कर सकते हो एंटर करने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप एसआईपी में अगर जाना चाह रहे हो तो प्राइस को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। बट आप लो और उसके बाद सडनली नीचे आ जाए तो आप, मुझे नहीं पता ना आप एसआईपी कितना करो। अगर आप क्वांटिटी लेने के मूड में हो तो आप आराम से एसआईपी कर सकते हो। टाटा मोटर के केस में वो पीवी और सीवी के कारोबार का डीमर्जर है, सो थोड़ा सा स्केप्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि रिटेल पब्लिक बहुत आ चुका है वहाँ पे। किसी ने पूछा भी था कि रिटेल से क्या ऐसा इशू आता है आप लोगों को जब रिटेल ही बाजार चला रहा है तो सर देखो, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। पहली चीज़, बहुत अच्छी बात है आपका शेयर चले, आप बहुत पैसा बनाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, आई हैव नो हार्म, भगवान करे आप बहुत बनाओ। लेकिन एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आम तौर पे आंकड़े ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ जहाँ पर रिटेल, आंकड़े मैं नहीं, आम तौर पे आंकड़े ऐसे देखे गए हैं जहाँ जहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन कहीं ज़्यादा होता है वहाँ पर होल्डिंग कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है इधर, या स्टॉक नीचे आता है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। रिटेल की सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसी में है, वो है सुज़लॉन में। सुज़लॉन, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेटर जो इन्वेस्टर होता है उनका फ्लॉ कहाँ आता है, आपने कोई चीज़ चलते देखी, आप उसमें चले गए क्योंकि वो चल रही है इसलिए, और आप उस मोमेंटम में निकलते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो भी और चलेगा। सो वहाँ आपकी होल्डिंग ट्रैप हो जाती है और आप बहुत समय तक के लिए फंस जाते हो। वो अच्छी मोमेंटम को देख के राइड करते हैं और उस मोमेंटम से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि निकलना इज़ द टफेस्ट गेम इन द मार्केट। सो उस समय पर वो निकलते नहीं और इसलिए ट्रैप हो जाते हैं। सो सुज़लॉन आप देखो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए खड़े हैं इसीलिए, या यस बैंक या वोडाफोन आइडिया, ये जितने छोटे डिनोमिनेटर के स्टॉक है। क्यों? क्योंकि छोटा है इसलिए सबको अच्छा लगता है। लाइकवाइज आयरेडा, इवन IRFC, इनमें बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है। सो अगर ये शेयर चलते हैं, वेरी वेल सेड, आप लोग आराम से पैसा बनाओ, निकलो जहाँ आप लोगों को निकलने का मौका मिले। लेकिन अगर नहीं चलते हैं तो विद टाइम क्या होता है, उनमें बहुत बड़ी इक्विटी ब्लॉक हो जाती है रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से। और ये रिटेल पब्लिक होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग इंक्लूड्स फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, HNIs एंड रिटेल। रिटेल पब्लिक वो होती है जिनके 2 लाख से नीचे के शेयर हैं, जो सबसे छोटा मध्यम निवेशक होता है, हमारे आपके जैसा आम निवेशक, उनके लिए बात एप्लीकेबल है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन कहीं ज़्यादा बढ़ता है, आंकड़े ये बताता है कि वहाँ पर आमतौर पे लोग फंस जाते हैं। सो टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पावर, 3 ग्रुप की, और टाटा एलेक्सी, ये 4 कंपनियाँ आप सबसे ज़्यादा इनमें रिटेल की हिस्सेदारी है सो फार। ये चले, बहुत अच्छा चले और आपके पैसे बहुत बने, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन जो नंबर है मैं सिर्फ आपके सामने वो रख रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ही फैसला ले लिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड शेयर का रिजल्ट कैसा आया? अभी आया नहीं है, आने वाला है। और आगे कैसा बिहेव करेगा स्टॉक? सर लग तो रहा है बेटर करना चाहिए, लेट्स सी बाकी कैसा आता है। क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था, ये 62 के मल्टीपल पे था स्टॉक आज से 3 साल पहले, जब इसका दाम यही था, और आज भी इसका दाम वही है, लेकिन इसका मल्टीपल गिर के 50 हो गया है। सो अभी ट्वीट भी किया, आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। सो सस्ता हो रहा है वैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक उसी दाम पर खड़ा है, मान लीजिए 100 रुपये आज भी खड़ा, 100 रुपये तब भी खड़ा था, उस समय पर वो कमाता था 100 रुपये पर 100 रुपये, तो उसका मल्टीपल जो होता है वो 1 के मल्टीपल पर है, या चलिए 100 रुपये में 200 रुपये कमाता है, 2 के मल्टीपल पर है। आज वो जो कमाता है वो मतलब उसकी अर्निंग जो थी वो और बेटर हो गई, तो उस हिसाब से उसका मल्टीपल रिड्यूस हो गया। सो दिस शोज़ की उसकी अर्निंग इंप्रूव हो रही है, लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं खड़ा है। सो ऐसी कंपनियों में हैप्पीएस्ट माइंड का नाम आता है। अब लेट्स सी कैसे अर्निंग आते हैं इस बार के, लेकिन अनुमान है कि बेटर शायद पे शायद अर्निंग आनी चाहिए, बाकी देखते हैं। वेयर डू यू थिंक वन शुड पुट मनी? टॉप 5 सजेशन हाउ टू इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली।
देखो सर, आदि सर, आप जब बात करने मुझसे आज आए हो, पता नहीं आप कितने सालों से या कितने महीनों से मुझे ट्रैक कर रहे हो, इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मल्टीबैगर बन चुके हैं। शोभा लिमिटेड हुआ, सोम डिस्लरी हुआ, सीजी पावर हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स हुआ, टाटा कॉम हुआ, जेके सीमेंट हुआ, इवन टीसीएस हुआ, ठीक है। इंडिया बुल्स भी है जो नहीं चला, या स्पेंसर भी है जो नहीं चला, वो भी याद है मुझे। लेकिन मैक्सिमम में कुछ कुछ मूव आया है। लेकिन इस समय अब क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पर है, तो अब थोड़ा घबराने की ज़रूरत है, थोड़ा सिस्टमैटिक होने की ज़रूरत है। घबराइए नहीं, एटलीस्ट आप स्केप्टिकल हो जाइए कि थोड़ा कॉशियस होकर आप बाज़ार में निवेश करिए। सो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे कहाँ निवेश करना, तो मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँगा कि एसआईपी शुरू करिए। एसआईपी शुरू करिए ईटीएफ के साथ। निफ्टी ईटीएफ में जाइए आप, निफ्टी बैंक ईटीएफ में जाइए, निफ्टी मिड कैप 50 ईटीएफ में जाइए, निफ्टी 50 मिड स्मॉल ईटीएफ में जाइए। इनमें से कोई एक दो ईटीएफ आप उठा लीजिए, आपके पूरे पोर्टफोलियो का 2 हिस्सा यानी कि 40% हिस्सा तो यहीं पे जा सकता है। फिर बचे हुए 60% में आप उन शेयरों को आइडेंटिफाई करिए लार्ज कैप में जो नहीं चले हैं। मिसाल तौर पे एचडीएफसी बैंक, कोटक, इन्फोसिस, ये नहीं चले हैं अभी। इनमें से जिनकी वैल्यू अच्छी लग रही है आपको, आप उनमें निवेश कर सकते हैं, बट इन थोड़ा रीजनेबल बड़ा क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू योर एसआईपी। थोड़ा गोल्ड लीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए कैश के साथ। कहीं कोई झटका, किसी अच्छे स्टॉक को आप आइडेंटिफाई करके रखिए, अच्छे आपके जो भी हो। आप बाटा को अच्छा मानते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स मानते हैं, टाटा कम्युनिकेशन मानते हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट मानते हैं, जेके सीमेंट मानते हैं, रैमको मानते हैं। सो इनमें से जो भी नाम आपको अच्छे लगता है उनकी लिस्ट बना के रखिए, और एक दाम वर्चुअली लिख के रखिए कि ये मेरे दाम है जहाँ से मैं इनको लूँगा, या मेरे अभी के दाम है। और आज के दाम से अगर उनमें 10-10%, 5-5% का डिप आपको किसी फाइन डे मिलता है, तो क्वालिटी से आप एश्योर थे ही, प्राइस से एश्योर होना ना आपको, अब आप नीचे उसे ऐड कर लीजिए। सो लाइकवाइज आप इनको ऐसे ऐड कर सकते हैं विद टाइम, बट पहली प्रायोरिटी में एसआईपी करिए, और एसआईपी करिए लार्ज कैप के ईटीएफ्स में। उसके बाद आप धीरे धीरे लार्ज कैप में जाइए, एंड मिड कैप को आप ऐसे आइडेंटिफाई करिए। तो इस तरीके से एंटर करना थोड़ा सिस्टमैटिक रहेगा। और ये मतलब बैक ऑफ द एनवलप इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप ऑल टाइम हाई पे ही खड़े हैं। सो रिस्क ऑफ गेनिंग इज हाई, बट विज़ावी उसके सामने रिस्क ऑफ लूजिंग इज ऑल्सो वेरी हाई। सो क्योंकि 2 बड़े इवेंट अगर मान लिया कुछ भी अनाप शनाप हुआ तो आपको मौका मिल जाएगा। सो किसी फॉल को मौके की तरह देखिए, और किसी राइज में अपनी जो गेन्स हैं उनको निकालिए, मैक्सिमाइज गेन्स को निकालिए, एंड बुरे कचरे कैप को आप हर हाल में वहाँ से निकलने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर है। कुछ मेरे शब्दों में मे भी हेर फेर हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा जी, आगे अब बाकी सवालों से बातचीत थोड़ी देर बात करते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और सीएनबीसी आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे फिर से एक बारी। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।